हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का जो चैप्टर 1 है रियल नंबर वास्तविक संख्या है, इसका हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सीखेंगे। ओके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम वो सारे क्वेश्चन का डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन क्वेश्चन है, ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी सारे क्वेश्चन का डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 के दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। ओके, बोला है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को आप लोग 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। देखो कैसे, तो मान लेंगे, माना कि वह, तो हम उस धनात्मक पूर्णांक को मान ले हैं x। हम जानते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक x के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि अगर ये धनात्मक पूर्णांक x है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं bq+r। ओके, और r का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर लेंगे, लेस देन इक्वल टू b। ओके, ये हम लोग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीख चुके हैं, समझ में आ रहा है। ये तो हम लोग जानते हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम लोग इस रूप में लिखते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन बोला है कि हमको किस रूप में करना है, 6q+1 6q+3 6q+5। क्या 6q+6 हो सकता है, 6q+7 हो सकता है, हो सकता है? सोचिए क्यों नहीं हो सकता है। तो इसका एक ही रीज़न होगा, क्योंकि ये जो आगे जो है, आगे ये ला, ये b का भी वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, q का, और ये किसका वैल्यू है, r का। और r जो है हमेशा क्या होता है, r b से छोटा होता है। ये b से क्या होता है, छोटा। तो हम r का वैल्यू जो लेंगे वो हमेशा b से छोटा लेंगे, यानी 5 ले सकते हैं, 4 3 2 1 और 0 तक जा सकते हैं, जहाँ p = 6। ओके, और r = कितना हो सकता है, 0 1 2 3 4 एवं 5। ओके, इतना तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है r का वैल्यू, यानी कि हमारा जो r का वैल्यू है इस b से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होगा। तो खूब से खूब कहाँ तक जा सकता है, 5 तक। छोटा कहाँ तक जा सकता है, 0 तक। नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर और भी बोला है r का वैल्यू 0 से बड़ा ही होना चाहिए। अच्छा, बराबर, छोटा तो होगा नहीं r का वैल्यू। आ रहा समझ में ना। तो हमको ये कंडीशन भी वेरीफाई करना है, ये कंडीशन भी वेरीफाई करनी है, ठीक है, कि r का वैल्यू 0 तक ले सकते हैं, 0 से छोटा नहीं, 0 से बड़ा चलेगा। हाँ, r का वैल्यू b से छोटा रहेगा हमेशा, बराबर भी नहीं। तो अब आप लोग ध्यान दीजिए, हम इस फॉर्मूले पर सजाए कि जब r का वैल्यू हम 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर b का वैल्यू तो 6 है, और q +0 यानी कि 6q होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर हम लेते हैं, जब r = कितना ले लें हम, इसमें से 1 ले लेते हैं, तो x = कितना हो जाएगा, 6q+1। समझ में आ रहा है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है। हम क्या लेंगे, बारी बारी से r = हम क्या लेंगे, 2, तो x = हम 6q+2 हो गए हैं। जब r = कितना होगा, 3, तो x = कितना हो जाएगा, 6q+3। आ रहा समझ में कि नहीं। हम इसी बात को और आगे लिख सकते हैं कि जब r = हमारा क्या होगा बाबू, 4, क्या होगा, 4, तो x = 6q+4। और जब हमारा r = कितना होगा, 5, तो x = 6q+5। r 6 कभी होगा नहीं। आ रहा समझ में। तो जब r हमारा 6 नहीं होगा तो हमारा यहीं तक होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम धनात्मक विषम संख्या चाहिए। हमारा तो यहाँ पर दोनों आ रहा है, ये सम है, ये सम है, और यहाँ पर सम है। कैसे पता चल रहा है, तो जब उसमें यानी सम संख्या को किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो सम संख्या मिलेगा। तो ये 6 है, सम संख्या है, आज क्यू में गुणा करेंगे तो सम संख्या।
और सम संख्या में कोई विषम संख्या जोड़ दो, क्या जोड़ दो? सम संख्या में कोई विषम संख्या जोड़ दो तो हमारा क्या मिलेगा? विषम संख्या। और सम संख्या में सम संख्या जोड़ दो तो सम में मिलेगा। तो अब बताओ यहाँ पर ये 6 क्यों, तो हमारा सम है और सम में यहाँ पर क्या जोड़े? विषम संख्या, तो क्या मिलेगा? विषम। तो ये हमारा कौन संख्या होगा? विषम होगा, विषम। ये तो सम होगा हमारा, ये सम होगा ना जी, ये सम, ये क्या होगा? विषम। यहाँ पर सम होगा, सम सम, ये विषम। तो आप लोग बताइए किस किस संख्या को छोड़ना पड़ेगा? सम संख्या को छोड़ेंगे और बाकी जो संख्या बचा हम उसको 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5 के रूप में लिख सकते हैं ना। चलिए तो हम लिखेंगे कि चूंकि 6 + 2 एवं 6 + 4 सम संख्या है, सम संख्याएं हैं, है ना, तथा 6 + 1, 6 + 3 एवं 6 + 5 विषम संख्या हैं। ठीक है, इसलिए हम कोई भी विषम संख्या को 6 + 1, हमको यही नहीं चाहिए जी, 6 + 1 क्योंकि यही विषम संख्या है, और 6 + 3 एवं 6 + 5 के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप लोग दुनिया की कोई भी विषम संख्या हमारे सामने बोलिए, हम लिख कर दिखा रहे हैं इस रूप में। कोई ऐसा विषम संख्या आप लोग सोचिए, सोचिए। 7, चलिए 7 हमारा कौन सा संख्या है जी? विषम संख्या। इस 7 को देखिए हमको किस रूप में लिखना है? 6q + r के रूप में लिखना है ना। अब r का वैल्यू हमारा क्या होगा? अब डिसाइड होगा यहाँ पर। तो 7 को हम लिख सकते हैं 6 × 1 + 1। देखो तो ये किस फॉर्म में है? ये b आया q, यहाँ पर r का वैल्यू 1 है। तो बताओ इस 6q + 1 है। दुनिया का कोई भी विषम संख्या बोलो, लिख सकते हो। तो कोई भी दुनिया के विषम संख्या होगा तो या तो वो 6q + 1 होगा, या तो 6q + 3 होगा, या तो 6q + 5 होगा। इससे अतिरिक्त नहीं होगा। अगर आप 6q के रूप में लिखना चाहते हैं तब, और नहीं तो दुनिया के कोई भी विषम संख्या है 2q - 1 हम तो ऑलरेडी बता चुके हैं, इसी रूप में होता है। आ रहा समझ में ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कोई भी विषम संख्या को यदि हम 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखना चाहे तो हम ऑलरेडी लिख सकते हैं। अगर वही बोलते सम संख्या को दिखाइए तो सम संख्या को लिखना होता तो किसमें 6q के फॉर्म में लिखते हैं, 6q + 2 के फॉर्म में लिखते हैं, 6q + 4 के, और हम नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए तो आगे बढ़िए लो, इस क्वेश्चन को समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, पढ़िए। चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ओके, तो 2 टुकड़ी हो गया, एक 616 और एक 32। अब हमको स्तंभ बनाना है कि कितना स्तंभ तैयार करें कि दोनों टुकड़ी को समान रूप से सजाया जा सके। तो हमको तो 2 यानी कि अगर 2 भी स्तंभ अगर रख ले तो हम दोनों स्तंभ में दोनों को बराबर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बोला है कि अधिक से अधिक अधिकतम कितनी स्तंभ तैयार किया जा सकता है। तो अधिकतम के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली HCF निकाल लेते हैं, महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे तो हमको अधिकतम स्तंभों की संख्या पता चल जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि मेरे पास एक 12 संख्या है और एक 18 संख्या है, ओके, 12 और 18 2 संख्या है, 2 टुकड़ा है, बोलेंगे कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों संख्या को समान रूप से विभाजित
कर दे, तो बताइए वो कौन सा अधिकतम संख्या होगा? अगर हम 1 से करेंगे तो दोनों हो जाएगा, उससे भी बढ़ के देखो 2 से दोनों 12 और 18 दोनों में भाग लग जाएगा, हैं 12 और 18 में है, 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा दोनों में, 3 से भी लग सकता है, 4 से तो लगेगा नहीं, 5 से नहीं लगेगा, 6 से दोनों में, तो 6, 7 भी चेक कर लो, 8 भी चेक करो, नहीं होगा। यानी 6 एक ऐसा अधिकतम संख्या है जो दोनों टुकड़ी को आराम से विभाजित कर सकता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी जिसमें दोनों टुकड़ी को सजाया जा सके। तो आप लोग सिंपली क्या कीजिएगा, HCF निकाल दीजिएगा। आप लोगों से अधिकतम संख्या पूछे कि अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसका HCF निकाल दीजिएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग से आराम से बन जाएगा। मुश्किल वाला जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला नहीं है, बस हम इसको अगर ढंग से पढ़े क्वेश्चन को तो आराम से इसको बना सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व किए। ओके, तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके, वो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। देखिए ये सारे दर्शाने वाले जो क्वेश्चन है ना, दरअसल जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं, करना क्या है मेरे को, ठीक है, मेरे को करना क्या है। तो अगर जो तेज स्टूडेंट होता है इसके पीछे पड़ जाता है और उसको जरूर किसी न किसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करता है। ओके, किसी बुक से सॉल्व अगर हुआ है तो उसको समझेगा, तरीका अपनाएगा और उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में उतारेगा और समझ जाएगा कि हमको करना क्या है। जो स्लो स्टूडेंट होते हैं उसको छोड़ ही देते हैं, उसके पीछे पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो भाई किसी भी चीज़ के पीछे जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक उसकी गहराई में कैसे जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको किसी भी धनात्मक पूर्णांक ओके का वर्ग हमको क्या पता करना है कि 3m और 3m+1 के रूप में होता है कि नहीं। तो हमको वो धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है, तो क्या करेंगे, मानना पड़ेगा ना कि वो धनात्मक पूर्णांक क्या हो, x है। ओके, तो चलिए तो हम इसको मान लेते हैं कि माना कि वो धनात्मक पूर्णांक x है, माना कि वह धनात्मक पूर्णांक x है। ओके, तो जब वो धनात्मक पूर्णांक x है तो आप लोग को पता है, आप लोग इस x संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, BQ प्लस R। R का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या लेस देन B, ये होता है। यहाँ पर तो B का वैल्यू जो है, यहाँ पर B का वैल्यू जो है, जहाँ B = 3 दिया है तो R का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी कि B से छोटा ही नहीं रहेगा जी R का वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब चलिए इसलिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे जब R = कितना 0 तो x = कितना हो जाएगा, B के जगह 3q और +0 यानी कि 3q। समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो आप लोग कर लिए होंगे, लेकिन इसके बाद वो जो कंसेप्ट बोल रहा है, बोला कि उसका वर्ग चाहिए, तो दोनों साइड वर्ग करेंगे ना जी, हैं लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर x² बराबर कितना हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर। तो 3q का होल स्क्वायर कितना है, 9q² हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ओके, तो यहाँ पर x² का वैल्यू कितना आ गया, 9q²। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको तो 3m के रूप में करना है, यहाँ पर m जो है m यानी 3 है, यहाँ पर 3 होनी चाहिए और m के जब कुछ भी हाथी घोड़ा कुछ भी रहे। ओके, हमको क्या दिखा देना है, यहाँ पर आगे 3 है, यहाँ पर m। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 9 है तो 9 में से 3 ले सकते हैं, तो 3q² हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर 3 आ गया, m के जब कितना हो गया, 3q² हो गया। तो अब चलिए तो यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ m = कितना हो गया, 3q²। समझ में आ रहा है, 3q²। तो बताओ ये 3m के रूप में है कि नहीं, 3m 3 है और m के जगह पर ये तो नहीं बोला कि कुछ रहना चाहिए, m के जगह पर कुछ भी आ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं।
हाँ, तो 3m के रूप में हो गया। अब चलिए, अब आप लोग जब r इक्वल टू क्या लीजिएगा 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 1, इम्प्लाइज करके दोनों साइड स्क्वायर कर दिया इधर भी, और 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, 3q का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a b, ओके, प्लस b स्क्वायर। ये तो फार्मूला हम लोग जब हम लोग 6वां 7वां में थे तभी जानते थे, है ना। अरे समझ में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3 3 के 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन ले ले 3, ओके, क्योंकि आगे हमको 3 चाहिए, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 के रूप में करना है, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, m के जगह कुछ भी होना चाहिए, प्लस 1 रहना चाहिए, तो वो प्लस 1 को छोड़ दे रहे हैं, इतने ही दूर में कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर 3q स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2q, समझ में आ रहा है, प्लस 1। अब यहाँ पर m के जगह पर इतना सारा आ गया ना, समझ में आ रहा है, ये 3 है, ये है, यहाँ पर m के जगह पर ये m हो गया, और प्लस 1 है, ये है। अरे समझ में, तो बताओ ये 3m प्लस 1 के रूप में है कि नहीं है। तो वो हम धनात्मक पूर्णांक x माने, तो x धनात्मक पूर्णांक है, तो कोई भी हो सकता है ना जी, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है ना। तो हम किसको किसको मानते रहे, उससे बढ़िया है कि हम x से मान लिए हैं, एक के बाद स्वाहा ना। तो चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, यही ना है जी, m के जगह पर, तो 3m प्लस 1 के रूप में हो गया। अभी तो हमारे पास दूसरा बाकी है, इसको भी नहीं करना है जी, तो क्या करेंगे, इसको फिर मान लेंगे जब r इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 3q प्लस 2, समझ में आ रहा है। अभी तो स्क्वायर बाकी है, कर दो स्क्वायर, 3q प्लस 2 के स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, समझ में आ रहा है। हमको तो करना है 3m प्लस 1 के रूप में, है, यहाँ पर तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ मिस्त्राव करना पड़ेगा ना। तो चलिए आइए, तो कुछ दिमाग लगाया जाए, तो 9q स्क्वायर रहने दो, अब 12q रहने दो, अब 4 को 3 प्लस 1 कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हमको वहाँ पर 1 आ गया ना। अब तो यहाँ पर कॉमन लेना जानते ही हम लोग, ये तो बचपने से पढ़े हम लोग कॉमन करना। ये 3 कॉमन ले लो आगे, तो 3q स्क्वायर प्लस 3 चौका 12 4q और प्लस यहाँ पर 1 बचेगा ना, ये ब्रैकेट में हो गया, और प्लस 1 बाहर हो गया। अब बताइए कि यहाँ पर m का वैल्यू कितना होगा, जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 है ना। अब बताइए आप लोग, जब x के लिए लिख दिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक इतना रूप में हो सकता है, x हो सकता है, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है ना, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर, अतः कोई भी धनात्मक विषम कोई भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3q 3q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। तो नोट कीजिए आप लोग, इसको बहुत आसान है। ज्ञान उसी को प्राप्ति होती है जो तपस्या करता है, जो कुछ पाना चाहता है। नहीं पढ़ने वालों को नट्टी तो घोर के पिलाया जाए तब वो बोकोर देगा, क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं है, समझ में आ रहा है जी नहीं। तो यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार आप लोगों को क्वेश्चन बना के दिखा दे रहे हैं। हाँ, अब आप लोग ये मत कि सजा कर नहीं लिख रहे हैं। देखो, सजा कर लिखना आप लोगों का काम है। आप लोगों को सब मेरे से क्या सीखना है, तो कॉन्सेप्ट कि क्या होने वाला है, इसके बाद कैसे हम इसको समझेंगे, ये हम दे सकते हैं। अब आप लोग जाकर कोई बुक में भी अच्छे ढंग से बनाया होगा क्वेश्चन को, ठीक है ना, या आप लोग किसी न किसी तरह से इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सजा कर सारे बातें को लिखना है, ये आप लोगों के हाथ में है, समझ में आ रहा ना।
जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको सिखाना मेरा काम है, समझ में आ रहा ना। क्योंकि अगर मैं एक पग चल रहा हूँ तो 10 कदम आप लोगों को चलना पड़ेगा। मैं एक गाइडर हूँ, गाइड करने वाला, मंजिल के पास जाना आप लोगों को पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो मंजिल के पास जाने के लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ओके। हो सकता है कि धूप छाँव गर्मी का मज़ा आप ही लोगों को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग ये काम ज़रूर करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, इसको हम इरेज कर लेते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को सॉल्व करेंगे, ओके। देखिए, ज़िंदगी में कभी भी 3 चीज़ों से कभी नहीं शर्माना चाहिए। पहला क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। यदि आप शिक्षा लेने से शर्मा रहे हैं कि वो क्या करेगा, वो मेरा जो लड़की है बैठी है वो क्या कहेगी, अगर क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वो सोचेगी कि दुका दुका मेरे बारे में, है ना। तो वो इंसान मेंटली वीक हो जाएगा, दिमागी तौर पर क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। पहला टिप, ओके। दूसरा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कोई इंसान खाने में शर्मा जा रहा है तो फिजिकली क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, बॉडी के थ्रू क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और हमको चाहिए हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ चाहिए। और तीसरा फाइनेंशियल, पैसा के क्षेत्र में, ठीक है ना। अगर आपका कोई व्यक्ति, आपको किसी से पैसा लेना है, ठीक है, या आप कोई सामान को बेच रहे हैं और उसका पैसा लेना है, या आप जिस प्लेटफॉर्म पर आए हैं और उस उद्देश्य में पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग अपने पैसा का कर वसूलिए, लीजिए जो आपका चार्ज है। अगर वो आप काम नहीं करते हैं तो आप फाइनेंशियली वीक हो जाइएगा। आ रहा समझ में ना, फाइनेंशियली आपको लोग क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। चलिए, ये जो क्वेश्चन है वो बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 हो सकता है, ओके, का रूप का होता है। ये ना हमको करना है जी। यहाँ पर भी वो धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है, हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। माना पूर्णांक x है, ओके। तो जब हमको वो धनात्मक पूर्णांक पता है तो हम आप लोगों को बताए थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है आप उसको इस फॉर्म में कर सकते हैं, BQ प्लस R, ओके, जहां R का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, लेस देन इक्वल टू 0, और लेस देन B होता है, यानी छोटा होता है B से। समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमारा B का जो वैल्यू है वो कितना है, 9 है, और R का वैल्यू कितना है, 0 1 2 3 8 तक है, यानी होगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पर जब लिखेंगे, जब x इक्वल टू जब r इक्वल टू 0 लो तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू 9 है, 9 क्यों और प्लस 0 यानी कि 9 क्यों। हमको क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो क्यूब कर दो दोनों साइड, x क्यूब अब बराबर में 9 क्यूब, 99 81 9 9 8 72 729 क्यूब का क्यूब। हमको आगे 9 चाहिए तो 9 कॉमन कर लो, 15 क्या हो जाएगा, 81 क्यूब का क्यूब, ओके। तो अब बताइए यहाँ पर m का वैल्यू कितना हो जाएगा, जहाँ m इक्वल कितना आ गया, 81 क्यूब का क्यूब। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से हम जब r इक्वल टू 1 ले ले तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 9 क्यूब प्लस 1। हमको तो क्यूब चाहिए, तो x का क्यूब, तो 9 क्यूब प्लस 1 का फार्मूला हमको पता है, क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3, ऐसे घेर के इसको कर देना, प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर x क्यूब बराबर कितना आ गया, 9 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 क्यूब का क्यूब हो जाएगा, क्यूब का क्यूब, और प्लस 99 81 81 3 24 243। तो 9 कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, 81 क्यूब का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, 27
क्यू स्क्वायर और प्लस केवल क्यूब। ओके, अब बाहर +1 तो ही है, केवल इतने ही दोनों कॉमन लिए हैं। तो अब बताइए एम का वैल्यू कहाँ आ गया, जहाँ तो देखो 3 9 और एम को जब इतना आ गया वैल्यू, जहाँ एम इक्वल टू 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। समझ में आ रहा है ना कि बाउंस कर रहा है? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम 2 लेकर चेक करेंगे, 2 लेंगे तो लास्ट में 2 का क्यू कितना 8 होता है, 8 आ जाएगा। उसी तरीके से 3 केवल, अब हमको 8 जब आ गया तो वहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, नोट करके आगे तक क्या जाना है, जब हम दिखाई दिए एक्सप्रेस कर ही दिए। ओके, तो सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब अगला जो एक्सरसाइज 1.2 है, ये भी बहुत आसान है। एक्सरसाइज 1.2 आप लोग इसको कर सकते हैं, या नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको करेंगे, अगला लेक्चर में, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं, आधारभूत प्रमेय पर है, ठीक है ना, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय पर इसमें का जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसी पर हम लोग HCF और LCM दोनों बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आप लोग अंक गणित का आधारभूत प्रमेय नहीं देखे हैं तो उसको जाकर पहले देख लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा उसको। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। ओके।